जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भारतीय संसद की, और भारतीय संसद के अंतर्गत हम लोगों ने राज्यसभा और राज्यसभा की संरचना, योग्यता, कार्यकाल के साथ हमने राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे लोकसभा की। कल हमने लोकसभा की संरचना, गठन और योग्यता और कार्यकाल के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे लोकसभा की शक्तियों की, कि लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा की वित्तीय शक्तियां, कि वित्तीय जो शक्तियां हैं या बजट से संबंधित जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां हैं। नंबर 1 बात करते हैं लोकसभा की वित्तीय शक्तियों की, तो इसके अंतर्गत दो चीजें हैं, जैसे बजट या वित्त जो भी है। बजट पर लोकसभा का पूरा नियंत्रण होता है या अधिकार होता है। अगर किसी प्रकार का कोई वित्त विधेयक है तो ये वित्त विधेयक जो होता है ये केवल और केवल लोकसभा में पारित होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद में राज्यसभा के पास में इस वित्त विधेयक को भेजा जाता है, और राज्यसभा जो है 14 दिन के भीतर भीतर इस विधेयक को पारित कर दे। अगर नहीं कर दे, 14 दिन में राज्यसभा इस वित्त विधेयक को पारित ना करे तो लोकसभा इसको हुबहू पारित समझ करके इसको पारित कर देती है। यानी कि सीधा कहने का अर्थ यह है कि वित्त के संबंध में राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा जो है बहुत अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। अब अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 और 117 की, अनुच्छेद 110 जो बजट विधेयक और 117 जो वित्त विधेयक होता है, ये दोनों केवल और केवल लोकसभा में ही पारित होता है, या लोकसभा के पास में इसके संबंध में ज़्यादा शक्ति है, राज्यसभा के पास में इसके संबंध में कम शक्ति या सीमित शक्ति होती है। इसके बाद में हम लोग बात करें लोकसभा की वैधानिक शक्तियों की, तो वैधानिक शक्तियों के संबंध में हम लोग बात कर सकते हैं कि वैधानिक शक्तियां कौन कौन सी होती है। सबसे पहले विधान या वैधानिक शक्तियां। वैधानिक शक्तियां जो कानून से संबंधित होती है वो इस प्रकार की, जिस प्रकार भारत में कोई कानून बनता है तो वो दोनों सदनों में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, तो वो जो विधेयक होता है वो कानून का रूप ले लेता है। जैसे हम बात करते हैं कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो अगर कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाता है या राज्यसभा से पारित होकर के लोकसभा में जाता है, तो इन दोनों की सहमति से ही किसी जो विधेयक होता है, ये दोनों ही विधेयक जब पारित दोनों सदनों में हो जाते हैं तब जो है ये कानून बनता है। तो सीधी बात यह है कि कानून बनाने के संबंध में जिस प्रकार राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार लोकसभा को भी कानून बनाने के संबंध में बराबर बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। अगली बात करते हैं, और अगली बात यह है कि अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों में, अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, तो भारतीय संविधान की धारा 108 के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन होता है। अब ये संयुक्त अधिवेशन क्या चीज़ होती है? संयुक्त अधिवेशन का मतलब यह होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के इस विधेयक पर अपना मत रखते हैं, और इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है।
लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक को लेकर अगर मतभेद है तो संयुक्त अधिवेशन होता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद में हम लोग आगे बात करें कि अगली जो शक्ति है इनकी संविधान संशोधन शक्ति। संविधान संशोधन शक्ति, संविधान संशोधन शक्ति। भारतीय संविधान की धारा 365, 360 संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारत के अंदर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार की है कि संसद के किसी भी सदन में कोई अगर विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान संशोधन जो है प्रक्रिया, इसके अंदर क्या होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों के अंदर संविधान संशोधन प्रक्रिया अलग अलग रूप से गुजरती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी विधेयक में, किसी कानून में संशोधन करना है तो मान लीजिए कि सबसे पहले ये विधेयक जो है लोकसभा में पारित होता है तो वहाँ पर कुल मतदान प्लस उपस्थित व्यक्ति प्लस मत देने वाले बराबर इनका 2/3, 2/3। यानी कि किसी भी संविधान संशोधन, किसी भी कानून में अगर संविधान संशोधन करना है तो किसी भी एक सदन के कुल व्यक्ति प्लस उपस्थित व्यक्ति और मत देने वाले व्यक्ति के 2/3 मत से इस विधेयक को पारित किया जाता है और उसके बाद में अगले सदन में भेजा जाता है। तो अगला सदन मान लीजिए राज्यसभा है तो यहाँ पर भी यही प्रक्रिया होगी कि कुल मतदान प्लस उपस्थित व्यक्ति प्लस मत देने वाले व्यक्ति, इन सभी का 2/3 जो होता है वो निकाल कर अगर 2/3 व्यक्ति इसका समर्थन करते हैं तो ये संविधान के अंदर संशोधन हो जाता है। इन दोनों से पारित होने के बाद में ये विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास में और राष्ट्रपति इसका 3 प्रकार से उपयोग कर सकता है। या तो इसको निरस्त कर देता है, या इसके ऊपर जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है, या इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। तो इस जो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति इसका 3 प्रकार से उपयोग, या तो उसको निरस्त कर देगा, या उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा, या इसके ऊपर जेबी वीटो पावर या पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेगा, यानी कि उसको अपनी जेब में डाल देगा। और अगर इन तीनों का प्रयोग नहीं किया और अगर उसने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए तो ये जो विधेयक जो था वो कानून का रूप ले लेता है। तो भारतीय संविधान की धारा 356 के तहत जो है ये इस प्रकार से संविधान की संशोधन प्रक्रिया पूरी होती है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि मान लीजिए दोनों सदनों में इस विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में किसी प्रकार का मतभेद है तो इसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछ ले कि संविधान संशोधन प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन होता है तो क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है, तो यह बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के अंदर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। सामान्य विधेयक के अंदर संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया अनुच्छेद 108 के तहत होती है। तो यह बात तो हुई संयुक्त अधिवेशन की। इसके बाद में हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि लोकसभा की कार्यपालिका पर क्या
कार्यपालिका को किस प्रकार से नियंत्रण करती है, तो कार्यपालिका पर भी लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री, वो उस दल का सबसे बड़ा नेता होता है और वो सभी प्रकार की जो मंत्रियों को वो अपने नियंत्रण में रखता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा का जो है कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मंत्रियों को अपने विश्वास में बनाए रखना, मंत्रियों पर नियंत्रण रखना या मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये सब कार्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा जो होती है वो कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। इसके बाद में हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि लोकसभा की जो है अन्य न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है। लोकसभा की न्यायिक शक्तियाँ जो है कुछ इस प्रकार की है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 545, ये सभी के सभी राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया यानी कि पद को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज के पद मुक्त करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं कि उनको हटाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि लोकसभा के पास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियां, बजट शक्ति, तो ये जो है राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा के पास में ज़्यादा होती है, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117। इसी प्रकार वैधानिक शक्ति, ये कानून बनाने में भी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कानून का निर्माण करते हैं। और विधेयक पर दोनों सदनों में अगर मतभेद हो तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी प्रकार संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग ये विधेयक जो है प्रक्रिया से गुजरता है। कुल मतदान प्लस उपस्थित और मतदान देने वाले व्यक्ति का 2/3 जो बहुमत होता है, तो इसी के साथ ये भी आगे जाता है। फिर ये प्रक्रिया वही दोबारा दोहराई जाती है। फिर ये राष्ट्रपति के पास में जाता है कोई विधेयक, तो राष्ट्रपति उसको निरस्त कर सकता है, वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है तो ये कानून बन जाता है। फिर इसी प्रकार कार्यपालिका की बात की जाए तो कार्यपालिका पर जो है लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। मंत्री परिषद के व्यक्तियों को नियंत्रण में रखना, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना या उनको अलग अलग पद देना, ये सभी कार्य इनके ही होते हैं। इसके बाद में न्यायिक प्रक्रिया की बात की जाए तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा के व्यक्ति जो है भाग लेते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने में भी लोकसभा के व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने लोकसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ा और आगे कल हम लोग जो है हम बात करेंगे जो हमारे भारत के संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा और जय गुरुदेव।